Hello friends, good morning to all of you and very warm welcome to the class number 20 RRB ALP ग्रुप डी और अन्य जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं उन सबके लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव सेशंस में। ओके, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सामान्य विज्ञान की 20वीं क्लास, जिसमें आज हम पाचन भाग 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम भी काफी कुछ पढ़ेंगे। रात में फिर आपकी मैराथन होनी है जो आरआरबी एएलपी ग्रुप डी और जितने में भी जनरल साइंस आती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की उसमें कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, आवाज, साज और चित्र तीनों ही आपको अच्छे आ रहे होंगे। ये मेरी दिली इच्छा है कि तीनों ही क्या आ रहे होंगे, आपको अच्छे आ रहे होंगे। हाँ, स्टार्ट करें फिर। ठीक है, लास्ट क्लास नंबर जब भी ये सब्जेक्ट वाली हुई है हमारी, क्योंकि पिछले 3-4 क्लास तो क्वेश्चंस वाले हुई हैं, उससे पहले जो हमारी क्लास सब्जेक्ट वाली थी, तो आपको अच्छे से याद होगा। कुछ याद क्या होगा कि हम लोगों ने डाइजेशन स्टार्ट किया था और डाइजेशन में हम लोग पूरा एक बार डाइजेशन पढ़ के और उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फेरेनिक्स तक डिस्कस कर लिया था। किस तक डिस्कस कर लिया था? फेरेनिक्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। यार ये वाला हिस्सा जिसके ऊपर एक एपिग्लोटिस लगा रहता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो सामने की तरफ होती है हमारी विंड पाइप, ठीक है, पीछे की तरफ होती है फूड पाइप। तो फूड पाइप के उस हमारी जो हवा वाली नल होती है, हवा वाली नली के ऊपर ऐसे चिपक जाता है और ऊपर से क्या चली जाती है, खाना पीछे की तरफ से नली में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे गले में जब हम खाना खाते हुए बोलने लगते हैं तो खाना हमारी फूड पाइप में ना जाके हमारी सांस वाली नली में चला जाता है। अगर सांस वाली नली में खाना चला जाता है तो हमें बहुत तेज हिचकी आती है, या बहुत तेज क्या आती है, वो आती है एकदम तेज धसका सा आता है, अंदर से खांसी सी आती है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करेंगे। फेरेनिक्स से जो अगला ऑर्गन आता है वो है हमारा ईसोफेगस। अगला ऑर्गन जो आता है हमारा, इसके बाद में वो आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, फेगस, जिसे आप ग्रास नली बोलते हो। ग्रास नली मतलब फेरेनिक्स से जोड़ के जो हमारे स्टोमक तक आती है, ऊपर से जो हमारे कहां तक आती है, स्टोमक तक आती है। कहां तक आती है? स्टोमक तक आती है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं कि इसके ऊपर भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, मतलब स्वाद कलियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्वाद पहचान लेती है। मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। जो ग्रसनी को, जो फेरेनिक्स को स्टोमक आमाशय से जोड़ती है। जो पेट होता है ना हमारा, आमाशय, हिंदी में आमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, इससे जोड़ती है। इसके अंदर इसकी जो लेंथ होती है लगभग एवरेज 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ऑन एन एवरेज इसकी जो लेंथ होती है। और इसमें जो खाना धीरे धीरे ऊपर से नीचे चलता है, ऊपर से नीचे खाने के जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं, मतलब ये जो मसल्स होती है ना जिनसे ये ईसोफेगस बनी हुई है, ईसोफेगस क्या, पूरी की पूरी फूड पाइप जो बनी हुई है लेके मुंह से रेक्टम तक, जो पूरी की पूरी हमारी खाने वाली नली बनी हुई है, इसकी मांसपेशियों में एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार में क्या होती है, संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक बार होता है मेरे भाई इनमें एक्सपेंशन। एक बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और एक बार इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन। और ये क्रम से होता है, सीरियल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किरमा-कुंचन। क्या बोलते हैं? किरमा-कुंचन, और इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारी फूड पाइप होती है, या हमारी भोजन की जो नली होती है, या हमारी फूड पाइप या जो हमारी भोजन की नली है, उसमें जो खाना चलता है ऊपर से नीचे, वो किस गति से चलता है, या उस मोशन को, उस गति को आप क्या नाम दोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? उस गति को हम पेरिस्टेल्सिस नाम देंगे, क्योंकि वो जो भोजन चलता है, एक बार वो मसल सिकुड़ती है, एक बार मसलों में क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ती है, और एक बार मसल्स क्या करती हैं, फैलती हैं, उनके अंदर फैलाव होता है। और इसी उससे जो एक किरमा कुंचन होता है, जो पेरिस्टेल्सिस होता है, इसी से भैया
हमारे शरीर में खाना ऊपर से नीचे तक चलता है। ठीक है, स्वाद कलियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो इंस्फिक्टर मसल होती है। इस चीज को एक अच्छी से नोट कीजिए कि एक मसल का नाम होता है जिसको बोलते हैं इंस्फिक्टर मसल, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल, मांसपेशी। कि ये जो मसल होती है ये हमेशा सिकुड़ी रहती है। ये मसल क्या होती है, ये हमेशा सिकुड़ी रहती है। सिकुड़ी रहने का फायदा क्या होगा कि जो आपके इसे जो आपका पेट है इससे भोजन ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। यहां पे जहां पे ये पेट से जुड़ी रहती है, जहां पे ये ईसोफेगस पेट से जुड़ी रहती है, यहां पे एक मसल पाई जाती है, एक ऊपर पाई जाती है, अपर और लोअर। तो ये जो मसल होती है ये मसल हमेशा की हमेशा सिकुड़ी रहती है, जिससे खाने का बैक मूवमेंट नहीं होता, खाने का ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होता। ठीक है भैया, खाने का ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होता। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। ये हो गई हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में जो हमारा अगला ऑर्गन आ जाता है वो आ जाता है स्टोमक। कितना आ जाता है, अगला जो ऑर्गन आ जाता है वो आ जाता है स्टोमक, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय। स्टोमक या आमाशय, स्टोमक बोल दो इसे आप, या इसे आप क्या बोल दो, आमाशय। ठीक है भैया, स्टोमक या आमाशय। तो देखिए ये जो होता है ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। किस शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप्ड का ऑर्गन। जे जैसे बना होता है ना इंग्लिश में, तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जे शेप की आकृति। इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, जे शेप वाली होती है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं जहां ये इंस्ट्रक्टर मसल से जुड़ा रहता है। पहले वाले हिस्से को बोलते हैं कार्डियक, पहले वाले हिस्से को बोलते हैं कार्डियक। ठीक है भैया, जो ये सिकुड़ा वाला हिस्सा होता है इस वाले हिस्से को बोलते हैं फुंडस। क्या बोलते हैं, फुंडस या फुंडिक, फुंडस या फुंडिक। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं पाइरोलस। इसे क्या बोलते हैं, पाइरोलस। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर बना लेता हूं। ये जो हिस्सा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं पाइरोलस, पाइरोलस। ठीक है, कार्डियक CFP, इसकी जो लाइन से अगर पार्ट होते हैं तो तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फुंडस और पाइरोलस। आमाशय में कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इसका रोल डाइजेशन में, पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें, पहला हो गया कार्डियक, फुंडस और पाइरोलस, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो उसी इंपॉर्टेंट रोल की बात करेंगे कि ये क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो देखो, जो ये आपका जो आमाशय होता है इसकी जो ये अंदर की जो सेल्स होती है, लाइनिंग जो होती है, ये वाली जो इसकी दीवारें हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं ये एपिथेलियल सेल होती हैं। कौन सी सेल होती है, एपिथेलियल, वो भी कॉलमनर। ये एक तरीके के टिश्यू होते हैं एपिथेलियल कॉलमनर, मतलब कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब नीचे धसे हुए, इस तरीके की कुछ धसी हुई सी आकृति रहती है, नीचे की तरफ धसी हुई। तो ये जो धसी हुई आकृति है, ये दिख रहा है ना आपको, यहां से कुछ सिक्रीशन होते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे तक नहीं बनाना पड़ रहा। ये जो एपिथेलियल वाला सीन होता है ना, इसका सुन लो, ये कुछ धसी हुई सी आकृति होती है, कॉलम कॉलम से दिख रहे हैं ना आपको, स्तंभ स्तंभ, स्तंभाकार एपिथेलियल। तो ये जो धसी हुई आकृति है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों से कुछ ना कुछ जूस वगैरह निकलते हैं। उन ग्रंथियों से कुछ ना कुछ निकलते हैं श्रावण, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। और ये जो ग्लैंड होती हैं जो ये अंदर की तरफ पाई जाती हैं इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं भैया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। समझ लेना, ये जो पेट के अंदर लाइनिंग पे पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां। और ये जो आपकी जठर ग्रंथियां हैं इन पे तीन मुख्य तरीके के सेल पाए जाते हैं। अच्छे से सुन लीजिए, ये जो जठर ग्रंथियां हैं जिन्हें आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हो, इन पे तीन प्रकार के मुख्य सेल पाए जाते हैं। सेल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमक की आकृति पे सबसे पहला जो सेल पाया जाता है वो होता है पेराइटल सेल। तीन तरीके के सेल पाए जाते हैं इस पे। पहला पाया जाता है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। दूसरा पाया जाता है इस पे म्यूकस,
बोल देते हो उसे, या फोविलर सेल बोल देते हो। तीसरे तरीके के जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं चीफ सेल्स या जिम्नोजिन सेल्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पेराइटल सेल, पेराइटल सेल ये म्यूकस वाले हो गए जहां से श्लेष्मा निकलती है, और ये हो गए चीफ सेल या वरिष्ठ सेल या मुख्य सेल। अब आगे बात करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये जो पेराइटल सेल होते हैं इनसे, कि इनसे कौन सी चीज निकलती है और उस चीज का क्या नाम होता है। तो हिंदी में इन पेराइटल सेल को हम अम्लजन कोशिकाएं भी बोलती हैं। इनको और क्या बोलते हैं? अम्लजन कोशिकाएं। अम्लजन मतलब जो एसिड को जमती हो, जो एसिड को प्रोड्यूस करती हो। तीन तरह की होगी, पेराइटल हो गई, पेराइटल को ऑक्सिंटिक बुल्बस, ऑक्सिंटिक भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन वाला। अम्लजन मतलब इसके अंदर से क्या निकलता है भैया? HCl निकलता है। इसके अंदर से कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां, उन जठर ग्रंथियों के पेराइटल नाम के सेल जिन्हें अम्लजन कोशिका भी बोलते हैं, इन अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जिसका पीएच 1.5 से लेके 3.5 तक होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक। अब क्वेश्चन आता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये ज्यादातर फुंडस और कार्डियक रीजन में पाई जाती हैं। फुंडस व कार्डियक, जो अभी हमने पढ़ा था ना, दो हिस्से जो होते हैं, तीन हिस्से होते थे ना, उनके शुरुआत के जो दो हिस्से हैं पेट के, फुंडस और कार्डियक, इनमें ज्यादा पाई जाती हैं। कौन सा निकलता है? HCl जिसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 3.5। अब HCl के काम देखते हैं कि HCl एक्चुअल में काम क्या क्या करता है। HCl के फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो कहां से निकलता है ये हमें पता चल गया, पेराइटल सेल से। ठीक है भैया, पीएच पता चल गया। अब HCl के कार्य देखते हैं, HCl के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है माइक्रोब्स को मारना, किल माइक्रोब्स। खाने में जो कीटाणु आ जाते हैं, खाने में जो कीट आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, तो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। खाने को इसके मतलब खाने को अच्छा बनाता है, खाने में से जो कीटाणु होते हैं उनको मार डालता है। पहले तो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। सेकंड काम क्या होता है कि खाने में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। खाने में क्या होता है? टाइलिन नाम का एंजाइम। तो टाइलिन जो होता है ये इसको डीएक्टिवेट कर देता है। भाई टाइलिन आपको पता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को पचाता था, मुंह में पाया जाता था, तो टाइलिन को क्या कर देता है? डीएक्टिवेट। टाइलिन को कर देता भैया डीएक्टिवेट या निष्क्रिय, या निष्क्रिय। तीसरा जो इसका मेन काम होता है, खाने को अम्लीय बना देता है, मेक फूड एसिडिक। खाने को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। और इसका चौथा और जो महान काम होता है, जो इसके लिए आप इसको स्टार दे सकते हो, तो ये काम क्या होता है बच्चा कि मैंने बताया एक तरह होती थी पेराइटल सेल, एक मैंने बताई थी चीफ कोशिकाएं होती हैं, चीफ सेल जिन्हें हम जिम्नोजिन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ कोशिकाएं या जिम्नोजिन कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं से एक चीज निकलती है जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजिन। क्या बोलते हैं भैया? पेप्सिनोजिन। ये जो पेप्सिनोजिन होता है ये HCl के साथ मिलके पेप्सिन नाम के एंजाइम में बदल जाता है। ये जो पेप्सिनोजिन नाम की चीज होती है, पेप्सिनोजिन, ये जो पेप्सिनोजिन नाम की चीज होती है ये HCl के साथ मिलके कौन एंजाइम में बदल जाती है? पेप्सिन। किस में बदल जाती है? पेप्सिन। तो इसको पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेप्सिन एंजाइम कब मिलेगा? जब आपके पेट में HCl बनेगा। HCl अगर पेप्सिनोजिन के साथ नहीं मिला, और ये पेप्सिनोजिन कहां से निकलता है? जिम्नोजिन या चीफ कोशिकाओं से। ठीक है, तीन चार चीजें हो गई। कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन को निष्क्रिय करता है, एसिडिक बनाता है खाने को, फूड को क्या बना देता है हमारे भोजन को? एसिडिक,
जिस एसिड की वजह से जो पेप्सिनोजिन नाम की चीज निकलती है, प्रो एंजाइम कह सकते हो, जो HCl के साथ मिलके पेप्सिन नाम की एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन नाम के एंजाइम में बदल जाता है। और पेप्सिन कहां से निकलता है भैया? हमारे चीफ सेल से, जो हमारे पेट में चीफ सेल पाई जाती है, वहां से पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि सर ठीक है, हमारे पेट में HCl बना, तो भाई HCl अगर हमारी बॉडी पे बाहर से गिर जाए तो सर हमें बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, हमारी बॉडी जल जाती है, फूक जाती है। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो HCl हमारे पेट के अंदर है, तो इससे कैसे बचेंगे हम लोग? तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे पेट में जैसे ही ये है, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पे 3 प्रकार के सेल पाए जाते थे ना। एक सेल आपने पढ़ा है म्यूकस सेल या फोविलार सेल। क्या होते हैं? फोविलार सेल मतलब श्लेष्मा कोशिकाएं। तो जैसे यहां से इन सेल से जो कोशिकाएं होती हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं, यहां से निकलता है म्यूकस। यहां से क्या सिक्रीशन निकलता है? म्यूकस। म्यूकस के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। म्यूकस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिसको बोलते हैं म्यूसिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? म्यूसिन। म्यूसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। म्यूकस कह लो या इसको श्लेष्मा कह लो। इस श्लेष्मा के 2-3 काम है। एक तो ये इसको थोड़ा सा क्षारीय बना देती है, ये जो लाइनिंग होती है ना, इसको थोड़ा एल्केलाइन बना देती है। अगर ये थोड़ी सी एल्केलाइन होती है तो एसिड का असर कम होता है, इसको थोड़ा सा क्षारीय बना देती है। और यहाँ पे जेल जेल सा होता है, जेल जेल सा पाया जाता है, जेल। तो जेल वाली जो क्वालिटी देता है ना, वो देता है ये म्यूसिन। म्यूसिन का काम ही है कि जेल जैसी क्वालिटी दे देना, जेल सा बना देना। तो जो दीवार होती है ना अंदर की, जो पेट की अंदर की दीवारें होती हैं, उसको क्या बना देता है? उसको जेल जेल सा चिपका देता है, जिससे मिलके एसिड क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। और हमारे पेट के अंदरूनी जो नाजुक हिस्से होते हैं, उनपे एसिड का कोई असर नहीं होता। तो ये काम हो जाता है भैया हमारे म्यूकस का। ठीक है, ये काम किसका हो जाता है? म्यूकस का, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, जिससे कि ये HCl के हानिकारक प्रभाव से हमारे पेट को बचा देता है। साथ साथ पेप्सिन, ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये भी खतरनाक होता है। ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो हमारे अंदर के सेल पाए जाते हैं। तो पेप्सिन के हानिकारक प्रभाव से भी ये पेट को बचाता है, म्यूकस। तो ये ना सिर्फ HCl के प्रभाव से बचाता है, बल्कि ये आपको पेप्सिन के प्रभाव से भी बचाता है। निकलता कहां से है? जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसके अंदर म्यूकस नाम के सेल पाए जाते हैं। उन म्यूकस नाम के सेलों से कह लो या फोविलार सेल कह लो, वहां से ये, अब कहोगे कि सर ये बनाता कैसे है? तो इसमें बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। कैसे पाया? कौन सा आयन पाया जाता है इसमें? HCO3 बाइकार्बोनेट आयन इसमें पाया जाता है। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? म्यूसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें होंगी। तीसरी तरीके के सेल और थे हमारे पास। तीसरी तरीके के सेल और थे, जिन्हें हम चीफ सेल बोलते हैं या जिम्नोजिन सेल बोलते हैं। या तो हमने क्या कहते हैं? चीफ सेल्स या क्या बोलते हैं? जिम्नोजिन कोशिकाएं। जिम्नोजिन कोशिकाएं। अब ये जो चीफ सेल्स होते हैं, यहां से निकलते हैं एंजाइम। यहां से क्या निकलते हैं भैया? एंजाइम। चीफ सेल से निकलते एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और एंजाइम के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं 2-3 हार्मोन, जिनमें से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन, ये जो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन, ये हार्मोन कितने एंजाइम निकलेंगे इसको कंट्रोल करता है। एंजाइम सिक्रीशन को क्या करता है? एंजाइम स्रावण को या सिक्रीशन को क्या करता है भैया? कंट्रोल करता है कि कितने एंजाइम यहां से निकलेंगे, उसको कौन कंट्रोल करेगा? गैस्ट्रिन। इसके अलावा 1-2 और हार्मोन होते हैं, जिनमें से गैस्ट्रिन महत्वपूर्ण है चीफ सेल को पेट के अंदर। अब एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? एक तो मैंने बताया था पेप्सिनोजिन, अभी बताया था ना पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन जो होता है HCl के साथ मिलके क्या बनाता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है? पेप्सिन। तो जो आप प्रोटीन खाते हो, तो आपको पता है प्रोटीन जो होती है वो लंबी लंबी चेन होती है पेप्टाइड की। अमीनो एसिड की क्या होती है? लंबी लंबी चेन, बहुत लंबी चेन, लॉन्ग चेन।
और अगर यही लॉन्ग चेन थोड़ी छोटी हो जाए तो हम उसे कहेंगे पेप्टाइड्स। मान लो यहां पे 100 अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड की चेन है ये 100, और टूट के 10 की बन जाए या 20 अमीनो एसिड्स की चेन बन जाए तो आप उसे क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। उनको काट काट के छोटी छोटी चेन कर देता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और बनता कब है? जब पेप्सिनोजिन नाम की चीज में HCl मिल जाता है। तो प्रोटीन मतलब लंबी चेन, और उनको काट काट के किस में बदल देता है? छोटी चेन्स में बदल देता है या पेप्टाइड्स में बदल देता है। बफरिंग हो रही होगी, ठीक हो जाएगी, रुक जाइए, ठीक हो जाएगी, 2-3 मिनट की बात है, ठीक हो जाएगी। चलिए शाबाश, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दूसरा जो एंजाइम निकलता है इसमें, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज कई जगह निकलेगा, लाइपेज कई जगह निकलेगा। लाइपेज माउथ में भी निकला था, मुंह में भी, लाइपेज पेट में भी निकलेगा, लाइपेज होगा आपके पेनक्रियाज अग्नाशय से भी आएगा, और इंटेस्टाइनल जूस में भी होगा। जो आंत का रस होता है ना, आंत के रस में भी होगा। चलिए, तो वहीं से बात करेंगे कि ये जो सेकंड जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है। तो जो सेकंड एंजाइम होता है वो होता है भैया गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्योंकि पेट में निकलता है तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया? गैस्ट्रिक। अगर हमारी छोटी आंत में निकलेगा तो हम नाम क्या दे देंगे? इंटेस्टाइनल। और अगर पेनक्रियाज में निकलेगा तो पेनक्रिएटिक लाइपेज। फैट को पचाता है, ये तो सिंपल सी बात है, फैट को थोड़ा सा पचाने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, फैट को डाइजेस्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेनक्रियाज से निकलेगा, जो पेनक्रियाज वाला लाइपेज होगा वो एल्केलाइन होगा, मतलब उसका नेचर क्षारीय होगा। उसका नेचर कैसे होगा? क्षारीय। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक। एसिडिक कि जो लाइपेज होता है ना पेट से निकलने वाला, ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्लियर है? फैट को डाइजेस्ट करता है और होता कैसा है? अम्लीय होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगा। थोड़ा बहुत अम्लीय होता है, थोड़ा बहुत फैट को पचाने का कार्य। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत कम डिग्री तक पचाता है, ऐसा नहीं कि पूरा फैटी एसिड बना देता है। पूरी तरीके से तो ये छोटी आंत में बचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बचेंगे। एक चीज और निकाल लो कि जो आपने पेराइटल सेल देखी थी, पेराइटल सेल, पेराइटल कोशिकाएं जहां से HCl निकलता था, वहीं से एक और चीज निकलती है जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, IF बोलते हैं इसको, IF। ये विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 है, इसके एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, इसके अवशोषण में, इलियम द्वारा इसके अवशोषण में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अवशोषण में कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के स्ट्रे इसके अवशोषण में। चलिए, अभी तक आपने पढ़ा कि जो आपका स्टोमक है वो सिर्फ और सिर्फ वो पचाने के काम आता है, डाइजेशन के काम आता है। अब मैं बताऊंगा कि ये एब्जॉर्ब भी करता है, कुछ चीजों को एब्जॉर्ब भी करता है। जैसे जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसके एब्जॉर्ब या अवशोषण करने वाले भी फंक्शन होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा अवशोषण का कार्य भी करता है, जैसे जल अवशोषित करता है। उसके अलावा जो 10 से 20% जो आप एल्कोहल पीते हो, 10 से 20% जो एल्कोहल पी जाती है, 10 से 20% एल्कोहल को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या करता है? ये कैफीन, ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण, कैफीन को अवशोषण कर लेता है। एस्पिरिन जैसी जो दवाइयां होती हैं इनको भी अवशोषित कर देता है। और कुछ हद तक जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, कुछ हद तक उनको भी अवशोषित कर लेता है। तो कहने का मतलब ना सिर्फ इसका पाचन का कार्य होता है, कुछ हद तक जो हमारा पेट होता है वो अवशोषण करने के काम भी आता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो हमारा पेट होता है ये स्वाद भी पहचान लेता है।
स्वाद, प्रोटीन का स्वाद कैसा होगा, कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होगा, वसा का स्वाद कैसा होगा, बिना नाक मुंह की मदद के, मुंह के, जीभ के और अंदर की जो नाक वगैरह होती है जिससे सूंघते हैं, इनकी बिना भी ये इंडिपेंडेंटली स्वाद पहचान लेता है। और इससे जो हमारी बॉडी होती है उसको, जो अंदर के सेल्स होते हैं उनको एक तरीके से कि प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट और वसा में किस तरीके का स्वाद निकलेगा वो सब पहचानने में हेल्प होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब में भी हेल्प करता है और इसमें स्वाद तक की भी कुछ चीजें होती है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जब पेट में लगभग 40 मिनट से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक खाना रह जाता है तो आपने देखा होगा पेट में ऐसे ऐसे होता रहता है। पेट में कैसे कैसे होता रहता है, पेट में ऐसे ऐसे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, जो ये पेट का पेरिस्टेल्टिस मूवमेंट होता है, स्टोमक का जो ये मूवमेंट होता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, इससे खाने बन जाता है काइम। इसके बाद में खाने को आप क्या कहोगे स्टोमक के बाद में, काइम। अब जब छोटी आंत में आएगा तो खाना किसके रूप में आएगा, काइम के रूप में। देखो पेट तक खाना किसके रूप में आया था, बोलस के रूप में, छोटी छोटी खाने की बॉल सी थी। उसके बाद में खाना कैसा बन जाएगा, काइम। इसके अंदर एसिड मिला हुआ होगा, ये जो काइम होगा पेट के अंदर, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, जिसे आप क्या कहोगे, अम्लीय। अब ये हो गया हमारा पेट, और पेट को किससे जोड़ना है, छोटी आंत से। तो यहां पे एक मसल होती है जो काइम कितना छोटी आंत तक आए उसे बोलते हैं पायरोलिक इंस्ट्रिक्टर। क्या बोलते हैं, पायरोलिक इंस्ट्रिक्टर मांसपेशी। यही वो मांसपेशी होती है जिससे खाना थोड़ा 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 करके किसमें आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है भाई, आप लोग आते नहीं हो लाइव, ठीक है, आप लोग है ना गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं। चलिए, खाना काइम बनके जो कि एसिडिक है कहां आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। तो हम भी कहां पहुंच जाते हैं, छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं। ज्यादा देर का नहीं है, थोड़ी देर का और बचा हुआ है, छोटी आंत तक हम लोग भी पहुंच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो जो छोटी आंत होती है ना वो थोड़ी कॉइल करके रहती है। कहने में तो वो छोटी आंत है लेकिन एक्चुअल में वो लंबाई में बड़ी है, सिर्फ डायमीटर में कैसी होती है, छोटी होती है, कॉइल करके रहती है। जो ये पहला वाला हिस्सा होता है 25 से 30 सेंटीमीटर वाला बहुत छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। जो छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक तो हो जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जिसे हिंदी में ग्रहणी भी बोलते हैं। ग्रहण करती है ना, पेट से खाने को ग्रहण करती है ग्रहणी। जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, वैसे तो 6 से 7 मीटर लॉन्ग। जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ये 2 से 3.5 मीटर लॉन्ग होता है, इसको बोलते हैं जेजेनम। क्या बोलते हैं, जेजेनम, जेजेनम। और जो ये सबसे लंबा हिस्सा होता है जो इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं भैया जी, इसको बोलते हैं इलियम। ये सबसे लंबा होता है, ये क्या होती है, सबसे लंबा हिस्सा। इस पूरे में सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है, सबसे लॉन्ग यही होती है। सबसे लॉन्ग क्या होती है, यही होती है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये 2.5 हटा दो, कितनी बच गई, 3.5, 3 से 4 मीटर लंबी इलियम ही हो जाती है। बाकी जेजेनम 2.5 मीटर के लगभग, और बाकी ये छोटी सी, तो ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी आपकी छोटी आंत ही हो जाती है। तो छोटी आंत के 3 हिस्से हो गए, DJI, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तीनों के अपने अपने कार्य होते हैं, उन्हीं कार्यों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले किसको करेंगे, ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम नाम की चीज को देखेंगे कि ड्यूडेनम क्या करती है।
ड्यूडेनम। ये हो गया हमारा स्मॉल, ये मान लो हमारा पेट हो गया, ये इंस्टिक्टर मसल हो गई, और इसके बाद में खाना कहां गया? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में दो चीजें और आती हैं, एक तो जो पेनक्रियाज होती है, एक तो जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज से आते हैं पेनक्रियाज के रस। एक तो इसमें जो अग्नाशय होता है, ये जो पेनक्रियाज होती है सबकी मैं आपको फोटो डाल दूंगा पीडीएफ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या होती है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से आ जाता है पेनक्रियाज का जूस। एक हमारी ग्लैंड होती है राइट साइड में जिसका नाम होता है लिवर। लिवर के साथ अटैच होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस, बाइल। तो मतलब कहने का क्या है कि पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, और लिवर यकृत से बाइल या पित्त रस, इन दोनों को भी ग्रहण करने का काम कौन करता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, या इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी, कि ऊपर से तो काइम आ रहा है, खाना आ रहा है धीरे धीरे, और इधर से दोनों तरह के रस आ रहे हैं। तो पहले की जो बात होती है, पहले की बात यह है भैया कि अभी जो आपके पास खाना आया, जो काइम आया, वो कैसा है? एसिडिक या अम्लीय है? कैसा है? एसिडिक है या अम्लीय है? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अम्लीय है, एसिडिक है, जो ऊपर से काइम आ रहा है। और अगर वो काइम इसकी दीवारों पर आ जाता है छोटी आंत में, तो इनको नुकसान पहुंचाएगा, पहली बात। तो इस एसिडिक को क्या बनाना पड़ेगा? एल्केलाइन। क्या बनाना पड़ेगा? एल्केलाइन बनाना पड़ेगा, या क्षारीय बनाना पड़ेगा, क्षारीय बनाना पड़ेगा, जिससे कि एक तो ये HCl की जो इसके अंदर HCl है काइम के अंदर, ये खत्म हो जाए, और दूसरी चीज जो पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम आ रहे हैं वो अपना कार्य कर ले, जो पेनक्रियाज से एंजाइम आ रहे हैं वो अपना कार्य कर ले। ठीक है भैया। तो अब इसको बनाने के लिए तीनों चीजें हेल्प हो करती हैं, काइम को एल्केलाइन बनाने के लिए तीनों की तीनों चीजें हेल्प करती हैं। देखो पेनक्रियाज, पहले ड्यूडेनम की बात करेंगे। ड्यूडेनम से निकलते हैं म्यूकस, इसके अंदर एक ब्रूनर ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्रंथियां। तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड होती हैं वहां से क्या निकलती है? श्लेष्मा निकलता है या म्यूकस निकलता है, और म्यूकस में क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। जो ये बाइल जूस होता है, पित्त का रस भी होता है, चल जाए यार, चल जाए प्लीज। जो ये पित्त रस होता है, बाइल जूस, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? इसके अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है। और जो पेनक्रियाज होती है, इसके अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन का श्रावण होता है। तो कहने का मतलब बाइल जूस भी एल्केलाइन बनाने का काम करता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। जो पेनक्रियाज के रस होते हैं अग्नाशय के, ये भी बनाने के काम करते हैं, और साथ साथ जो म्यूकस होता है ये भी एल्केलाइन बनाने का काम करता है। तो पहले जो आपका खाना है वो क्या बन गया? एल्केलाइन बन गया। ठीक है, एल्केलाइन बन गया। और ये अग्नाशय में क्या होता है, लिवर के बाइल जूस में क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब ड्यूडेनम में इनकी वजह से क्या होगा? थोड़ा सा पाचन होगा, और जो इलियम से इंटेस्टाइनल जूस आएगा उससे भी इसमें पाचन होगा। अब वही देखते हैं कैसे कैसे होगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जेजेनम। यहां पे हालांकि याद रखिएगा, जो ड्यूडेनम नाम की चीज होती है, इसमें इसकी दीवारों पर छोटे छोटे विलाई भी पाए जाते हैं, मतलब उंगली जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे हमारी उंगली होती है ना, उंगली जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उंगली जैसे स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? इसको विली बोलते हैं, रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर या विली। ये विली होती हैं जो पची हुई चीजों को, डाइजेस्टेड भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करती हैं या उसका अवशोषण करती हैं, विली। तो ये ड्यूडेनम नाम पे भी पाई जाती है, ड्यूडेनम के ऊपर भी पाई जाती हैं। उसके बाद में आ जाता है जेजेनम। जेजेनम का जो मुख्य काम होता है वो अवशोषण का ही काम होता है। जेजेनम का जो मुख्य काम होता है वो अवशोषण का होता है, जो इसका सेकंड पार्ट होता है जेजेनम। जो जेजेनम नाम की चीज होती है, सेकंड पार्ट इसका, उसका मुख्य काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन या क्या कहें अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जेजेनम, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। विली के अंदर एक और चीज होती है, बहुत छोटे छोटे फिलामेंट, जिन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोविली, सूक्ष्म रसांकुर। ये हो गया रसांकुर और ये हो गए सूक्ष्म रसांकुर। एक और चीज है, मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी जेजेनम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, हाँ, जो ये आपका जेजेनम होता है ये मैग्नीशियम के अवशोषण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए आगे बात करते हैं, इलियम। तीसरा हिस्सा क्या हो जाता है इसका, इलियम। सारे नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी ये पिक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब 4G नहीं आ पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, क्या बताऊं कैसे करूंगा, चलो आज कुछ ना कुछ इसका। अब आगे आ जाता है आपका इलियम, ILEUM, इलियम। तीसरा वाला जो पार्ट होता है स्लाइटली लगभग न्यूट्रल जैसा होता है, उतने बाइकार्बोनेट आयन वगैरह इसमें नहीं निकलते। जबकि अगर आप ड्यूडेनम और जेजेनम का पीएच देखोगे तो 8 से 9 के लगभग होता है, थोड़ा सा एल्केलाइन। इसका लगभग 7 से 8 के लगभग इसका पीएच होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो वही 3 से 4 मीटर, 3.5 से 4 मीटर क्या होती है, ये लंबी होती है इलियम। पहला तो इसका काम होता है, जो चीजें या जो डाइजेस्टेड फूड जेजेनम ने नहीं एब्जॉर्ब किया, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जैसे कि बाइल सॉल्ट, बाइल रस के कुछ सॉल्ट होते हैं जो रिसाइकल होते हैं, जो वापस से शरीर खींच लेता है खाने से। बाइल सॉल्ट, विटामिन B12, इन सबको डाइजेस्ट करने का या इन सबको एब्जॉर्ब करने का काम भी इलियम करती है। बाइल लवण होते हैं पित्त के अंदर, फोलिक एसिड वगैरह, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सेकंड रुकना, मैं इसको चेक कर ले रहा हूं, रुकना, मैं बफरिंग चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार चालू करके दोबारा अब देखिए, अब बताइए, अब चल रहा भी है। जब तक H पॉजिटिव आएगा ना काम नहीं होगा, ठीक है। पित्त निकलते हैं, जो इलियम होती है ना, यहां से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं, क्योंकि जो फाइनल डाइजेशन होता है, फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन, जो हमारा पाचन होता है, पाचन की जो फाइनल स्टेज होती है, अंतिम स्टेज, फाइनल, वो कहां होता है डाइजेशन, इलियम में होता है। क्योंकि यहां पे कुछ रस निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या आंत्र रस, क्या बोलते हैं इसको, आंत के द्वारा रस। एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें, वो देख लीजिए एक बार। एक होता है इरिप्सिन। ये जो इरिप्सिन नाम का एंजाइम होता है, इरिप्सिन, ये फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड हो या पेप्टोन हो, सबको किसमें बदल देता है, अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्लों में। प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट हो गए, होगा क्या होगा, लैक्टोज को बदलना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। एक सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है, ये सुक्रोज को बदलता है। एक इसमें माल्टेज नाम का एंजाइम होता है, जो माल्टेज को चेंज करता है। और एक इसमें लाइपेज होता है, एक इसमें क्या होता है, लाइपेज। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या हुआ भैया, ये तो मैं आपको कई बार एस जितने भी हैं ये कार्बोहाइड्रेट और फैट को, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, इलियम भी खत्म हो गया। चलिए उसके बाद में आ जाती है फैट, हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है, ये मैं आपको फैट वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूं। अब आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन आ जाती है,
लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसका डायमीटर बड़ा होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है उसके ऊपर से ऐसे मतलब घुंडी घुंडी सी बना के ऐसे पड़ी रहती है, ऐसे समझ लो, ये हो जाती है हमारी छोटी आंत, और इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से घुंडी बना के पड़ी रहती। डायमीटर बड़ा होता है, 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो इसको छोटी आंत से जोड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम। दूसरे जो हिस्से होते हैं इन्हें बोलते हैं कॉलन, कॉलन। और जो लास्ट का हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम, रेक्टम। जो पहला हिस्सा जो छोटी आंत से जोड़ता है, बड़ी आंत को छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसे बोलते हैं सीकम। उसके बाद के जो हिस्से होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलन, और जो लास्ट का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया, रेक्टम। तो कहने का मतलब है कि 3 हिस्से हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी, एक को बोल दोगे आप सीकम, एक को बोल दोगे आप कोलन, और तीसरे को क्या कह दोगे, रेक्टम, CCR। लाइन से लगाने के लिए कभी कभी ये आ जाते हैं कि इनको लाइन से लगाइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम क्या क्या करता है, काम क्या क्या करता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। स्लाइटली सीकम तो जोड़ने के काम आता है। सीकम जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है, और इसका कोई खास काम नहीं है। जो मेन काम होता है वो होता है कॉलन का। किसका होता है, कॉलन, कॉलन। तो कॉलन जो करता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट्स को, वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर लेता है, पानी जल वगैरह का अवशोषण, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। याद रखिएगा, हमें कभी कभी ऐंठन हो जाती है पेट में, कॉन्स्टिपेशन, हमारे मोशंस सही नहीं आते, तो उसका कारण क्या होता है कि कॉलन नाम का जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये हमारे फेका से ज्यादा जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारे वेस्ट मटेरियल में पानी नहीं होगा तो बाहर कैसे निकलेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो वाटर मिनरल जल का अवशोषण करता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारे पेट में, सॉलिड वेस्ट, उसका फर्मेंटेशन करता है। उसका क्या करता है, फर्मेंटेशन। जो बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, वो हमारे ठोस अवशिष्ट जो होता है हमारे पेट में, ठोस पदार्थ जो होते हैं पचने के बाद में, अपचा भोजन जो होता है, अपचा भोजन, उसको बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं या उसका किण्वन करते हैं। क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, थायमिन और राइबोफ्लेविन। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, जो जीवाणु होते हैं जो कोलन में पाए जाते हैं, जो कोलन में जीवाणु पाए जाते हैं, ये कुछ हद तक, बहुत कम, विटामिन के, विटामिन B1 और विटामिन B2 जमा के रखते हैं, मतलब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कौन करता है, कॉलन ही करता है। फिर से समझ लीजिए, वाटर और मिनरल, जल का अवशोषण, सॉलिड वेस्ट जो आप देखते होंगे, जो आपके मोशंस होते हैं, आप खाते कुछ हो, वो पचने के बाद में जो अपचा भोजन होता है वो फर्मेंट हो जाता है या सड़ा गला ही निकलता है, खाद के रूप में कह सकते हो, खाद बना देता है। विटामिन के, विटामिन B1 और विटामिन B2 जो है, ये जीवाणु इन विटामिन का उत्पादन करते हैं छोटी आंत में, कॉलन के जो जीवाणु होते हैं। इसका पीएच जो होता है वो 5.5 से 7 तक पाया जाता है। कहने का मतलब इसका पीएच जो होता है कॉलन का वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो 5.5 से न्यूट्रल तक होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया देख लो जो पेट में पाए जाते हैं। एक हो जाता है आपका ये क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम फैमिली होती है ये। एक हो जाता है आपका लैक्टोबैसिलस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। हालांकि लगभग 500 तरीके के प्राणी माने जाते हैं, 500 तरीके के प्राणी, 500 तरीके के प्राणी हमारे पेट में पाए जाते हैं कॉलन के अंदर। हम तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें ही लिख रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम एक्सेट्रा। चलिए,
तो ये हो गई कॉलन, और कॉलन के बाद में आ जाता है भैया आपका रेक्टम, जो कि लास्ट पार्ट होता है जहां से भोजन बाहर, अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन का वाटर एब्जॉर्प्शन का काम था। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती। अच्छे से देख लेना इस चीज को कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ठीक है, चलिए रोशनजीत, अरे तुम क्या चाहते हो, पढ़ा तो रहा हूं, अब जोश के लिए मैं यहाँ तुम्हें डांस करूं जबरदस्त, अजीब बात कर रहे हो बच्चा। ये कहो कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो भैया आप कहीं और पढ़ लो, क्यों परेशान हो रहे हो। एक दिन नहीं होगा पेपर, अलग अलग दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे पेन क्रियाज की। किसकी बात करेंगे? पेन क्रियाज। पेन क्रियाज अग्नाशय, जो सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, जो हमारे माउथ से रेक्टम तक जाती है, और उसके अलावा कुछ सपोर्टिव चीजें होती हैं जिन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। तो पेन क्रियाज भी एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। क्या है? एक ग्रंथि। ग्रंथियां वो थैली होती हैं जहां से कोई चीज निकलती है, जहां से कोई चीज निकलती है। तो जो ग्लैंड होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडोक्राइन, एक क्या होती है? एंडोक्राइन, अंत स्त्रावी, और एक होती है एक्सोक्राइन। एक क्या होती है? एक्सोक्राइन बहिस्त्रावी। जो एक्सोक्राइन होती है, जब आप घर से एग्जिट करते हो तो किसी रास्ते से करते हो ना, तो मतलब इसके अंदर डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिका, छोटी छोटी नाली सी, जिनसे ये अपने सिक्रीशन को बाहर निकालती हैं। ये जो होती है एंडोक्राइन, ये होती है डक्टलेस। डक्टलेस मतलब नलिका विहीन, इनके अंदर कोई भी नालिका नहीं पाई जाती। ये अपनी चीजों को किसमें दे देती है? डायरेक्ट ब्लड में। किसमें दे देते हैं? रक्त में छोड़ देती है। तो जो आपकी पेनक्रियाज है ये दोनों की तरह कार्य करती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये क्वेश्चन आता है, पेनक्रियाज एक्ट एज, पेनक्रियाज किसकी तरह कार्य करती है? ठीक है, पेनक्रियाज किसकी तरह कार्य करती है? एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन, दोनों, क्योंकि ये नली, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसे ये नली से छोड़ती है, जबकि जो इसके अंदर हार्मोन वगैरह होते हैं जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह, उन्हें ये कैसे छोड़ती है? डायरेक्ट ब्लड में, डायरेक्ट ब्लड में। तो वही काम करते हैं इसका। पहले इसका एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं। पेनक्रियाज का कौन सा सिस्टम देख लेते हैं? एंडोक्राइन, कि ये हार्मोन सिस्टम को कैसे मेंटेन करती है। तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन रोल कैसा होता है? एंडोक्राइन, जो ये डायरेक्ट रक्त में अपनी चीजों को छोड़ती है, डायरेक्ट ब्लड में अपने सिक्रीशन को देती है। अरे बोलने दो बच्चा, ऐसे लोग आते रहते हैं, आप क्यों उनके मुंह लग रहे हैं? उनको आने दो, कोई टेंशन नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये कहां जा रहे हैं। ये घर वाले भी इनके अच्छे होंगे, सही बता रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि घर से सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले सबके अच्छे होते हैं, उन्हें खुद शर्म आएगी इनके कर्म देखकर। चलिए बहुत अच्छे। पेनक्रियाज, एंडोक्राइन, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मुझे पता है कि वो मेरे वही बच्चे हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, जितने भी हैं उतने तो हैं, ठीक है। पेनक्रियाज हो गया, एंडोक्राइन। तो इसके एक स्पेशल सेल होते हैं, एक स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस स्पेशल एक जगह होती है, एक सेल होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, लैंगरहैंस जो ये सेल होती है, कोशिका या टिश्यू होते हैं, ये टिश्यूज जो होते हैं लैंगरहैंस वाले, यहां 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, एक डेल्टा और एक गामा। 4 प्रकार के सेल होते हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। यहां 4 प्रकार के सेल होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सेल। तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी,
किसकी कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी। जब आपके रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ये हार्मोन निकलेगा ग्लूकागोन, ऑन द लैक ऑफ ग्लूकोज। सेकंड जो हार्मोन होता है, जिसका नाम होता है बेटा अंशु, बेटा इंसु, बेटा इंसु, समझ रहे हो ना? तो ये जो होता है बेटा इंसु, इससे निकलता है इंसुलिन बीटा सेल से। तो आप याद कर सकते हो बेटा इंसु, नाम होता है ना किसी का, अंशु, इंसु, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज घट जाता है। जब बढ़ जाएगा तो कौन सा निकलेगा? इंसुलिन। तीसरा होता है डेल्टा सेल, यहां से निकलते हैं सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। ये ग्रोथ फैक्टर भी होता है, साथ साथ ये ऊपर के जो दोनों होते हैं इनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इनके सिक्रीशन को क्या करता है? जो डेल्टा वाला होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रीशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, सोमेटोस्टेटिन। और जो गामा सेल होते हैं उनसे निकलता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसका काम भी वही हार्मोन होता है कि ये भी सिक्रीशन को कंट्रोल करने के काम आता है, ये भी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल अच्छे से। 4 प्रकार के सेल होते हैं, कहां से? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ग्लूकागोन और इंसुलिन का सिक्रीशन कंट्रोल करता है, और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड ये भी श्रावण या सिक्रीशन को ही कंट्रोल करने के कार्य देता है। तो ये हो गए आपके पेनक्रियाज का एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2 तरह की डायबिटीज होती है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की वजह से 2 तरह की डायबिटीज होती है, लिख लो इसको। जो इंसुलिन होता है ना, इसकी वजह से शरीर में 2 तरह की डायबिटीज होती है, जिस बीमारी को आप शुगर की बीमारी कहते हो। इंसुलिन, एक बीमारी होती है टाइप 1 डायबिटीज, आपने सुना होगा टाइप 1 डायबिटीज। ये होता है इंसुलिन की कमी से, ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से। तो आप क्या करते हो? इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं लोग इसमें, ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है इंसुलिन। और जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, क्या होती है? कभी कभी जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्स नहीं करते, इंसुलिन को रेस्पॉन्स नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं करते। भाई देखो, इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन सेल पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो भी बीमारी होती है। तब कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं इसको बीमारी को, डायबिटीज मेलाइटस। एक सेकंड में इंक भर लूं, डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर आपको इंसुलिन की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी? टाइप 1 डायबिटीज। और अगर इंसुलिन आपके शरीर में उत्पादन हो रहा है लेकिन इंसुलिन सेल पे कोई असर नहीं कर रहा, तो कौन सी बीमारी होगी? टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं करते। बताने दो बेटा, आप पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, राजा पढ़ो, ठीक है। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आ जाता है, ये तो हो जाता है एंडोक्राइन रोल। तीसरी चीज जो होती है इसकी, वो होती है एक्सोक्राइन रोल। कल से मैं आपको ये नहीं दूंगा पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा पढ़ाना है, 4-5 चीजों को एक साथ क्लियर कराना है, तो भैया मैं अपना हिसाब से करके आऊंगा, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए मुझे टाइम लगता है। चलिए, ठीक है, पेनक्रियाज के बाद में आ जाता है, कल से आपको लिखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा बातचीत कम होगी आपकी। एक्सोक्राइन, जिसमें आपको नालिका, जिसमें डक्ट होती है, डक्ट वाली ग्लैंड, ठीक है, डक्ट वाली ग्लैंड, एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होता है, ये होता है इसका पेनक्रिएटिक जूस। क्या होता है? पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, जिसे कहां पहुंचा देती है? जिसे ये ड्यूडेनम तक पहुंचा देती है। पेनक्रियाज जो होती है किसे पहुंचा देती है? ड्यूडेनम को, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? कुछ इसमें एंजाइम। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिनोजिन,
क्या नाम होता है इसका? ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन नाम का एंजाइम होता है जो ड्यूडेनम में जाके किस में बदल जाता है? ट्रिप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम में बदल जाता है। ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम भी क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं, जो कि पेप्टाइड बनकर आए हैं, जो शॉर्ट थोड़ी सी चेन थी पेप्टाइड की, प्रोटीन की जो पेप्टाइड थी, इनको और शॉर्ट कर देना और छोटी कर देना, या अमीनो एसिड्स में बदल देना और छोटी चेन में बदल देना, ट्रिप्सिन। इसका मतलब ट्रिप्सिन भी किस पे काम करता है? ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे काम करता है। ट्रिप्सिन भी किस पे काम करता है? प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया कि ये इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। दूसरा, एल्कलाइन होता है इसका पीएच, क्षारीय है क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट पाया जाता है। दूसरा एंजाइम जो होता है इसमें, वो होता है आपका पेनक्रिएटिक लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। तीसरा एंजाइम होता है इलास्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? इलास्टेज का काम भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करना है। किसको काम करना है? प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो 3-4 हो गए एंजाइम। इसका मेन काम भी क्या है? प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने का इसका काम है। चलिए, यही है पेनक्रियाज के बारे में, और कोई चीज नहीं है। अग्नाशय लेफ्ट साइड में होती है, एब्डोमेन के नीचे, जो हमारा आपका ये है ना, इसके यहां पे होती है पत्ती जैसी, इस तरीके की। ठीक है, यहीं से ही एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, लेफ्ट साइड में होती है। ये जरूर याद रखिएगा, कौन सी चीज लेफ्ट में होती है, कौन सी चीज राइट में होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। तो कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, ये आपको पता चल गया। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगली जो आपकी ग्रंथि आ जाती है, वो आ जाती है लिवर, यकृत। कौन सी आ जाती है? लिवर या यकृत। लिवर या यकृत। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में, जो अन्य अलग अलग तरीके के रस निकालती है, तो उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी भैया? लिवर है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन मतलब शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारी त्वचा, स्किन। और सेकंड कौन सा है हमारा? लिवर। लिवर हमारे शरीर में कितने काम को प्रभावित करता है? लगभग 500 कार्यों को प्रभावित करता है, 500। इसलिए लिवर की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार बताओ, जैसे जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो किससे मिलके बनता है? सेल से। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो किससे मिलके बनता है? न्यूरॉन से। जो हमारे लंग्स होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं? एल्वियोली से। जो हमारी किडनी होती है, वो किससे मिलके बनती है? नेफ्रॉन से। कहने का मतलब, हमारी बॉडी के जितने छोटे छोटे एंजाइम, मतलब छोटे छोटे जितने भी अंग हैं, वो किसी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, और वजन 1.44 से 1.66 केजी। तो भैया इसी तरह जो हमारा लिवर होता है, इसके भी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। जो लिवर के सेल्स होते हैं, क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। ये जब सेल मिल जाते हैं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बना देते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या बना देते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3 3 6। और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। तो ये जो लोब्यूल्स होती है, ये लिवर की फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट। कि लिवर जो है पूरा का पूरा वो छोटे छोटे लोब्यूल से बना होता है, या क्या कह सकते हैं? यकृत की कार्यात्मक इकाई। क्या कहते हैं इसको? यकृत की कार्यात्मक इकाई। हेपेटोसाइट वो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो मिलके क्या बनाती हैं? लोब्यूल्स। और एक लोब्यूल के रूप में ही कई सारे लाखों करोड़ों लोब्यूल्स होते हैं, जिनसे मिलके क्या बनता है? लिवर बनता है। तो इसका जो फंक्शन है, छोटे स्तर पे कौन करने का काम करता है? लोब्यूल्स करने का काम करते हैं।
लगभग 500 मुख्य काम होते हैं, उन्हीं मुख्य काम को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये जरूर आता है। भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कार्य क्या क्या करता है ये, तो वही सुनिएगा अच्छे से कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोजेनेसिस, पहले ग्लूकोजेनेसिस मत पढ़िए, पहले कीजिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखो दो शब्द करो, ग्लाइकोजन और लाइसिस। एक बार बताओ ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन नाम की बीमारी क्या होती है? ग्लाइकोजन नाम की चीज आपको पता है, जब हमारे खाने में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे रक्त में, तो बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज से क्या बना देती है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को खाने को स्टोर कर लेती है। जो हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है, हमारी बॉडी में जो खाने का संग्रहण होता है, खाने का संग्रहण वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये कौन करता है, लिवर करता है। तो इस टर्म को आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोजन लाइसिस। ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजन का बनना, जैसे लिपोलाइसिस लिपोप्रोटीन का बनना, एसिडोलाइसिस एसिड का बनना, इसी तरह ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। सेकंड काम क्या होता है इसका, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस माने होता है किसी चीज का बनना, ग्लूको माने जेनेसिस, ग्लूको माने ग्लूकोज। तो मतलब जब हमारी बॉडी में खाने की कमी हो जाती है या ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन जो हमने स्टोर किया है उससे क्या बना देती है, ग्लूकोज। रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा। ग्लाइकोजन इसका मतलब यार ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा होगा। और ग्लूकोजेनेसिस जैसे बायोजेनेसिस होती है ना, बायोजेनेसिस जो हमारे ये मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इनका बनना, इसी तरह ये क्या होता है, ग्लूको मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। जब हमारे खाने में या हमारे शरीर में जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दो टर्म हो गई, तीसरी टर्म होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीनों टर्म थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, तो एक बार प्लीज इनको ध्यान से पढ़िएगा। ग्लूकोजिनोसिस, नियो माने नई तरीके से, तो दो तरीके तो ये हो गए। नया तरीका क्या है कि जो अमीनो एसिड होते हैं, जो आपकी बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कमी पड़ जाती है इमरजेंसी वगैरह के टाइम में, तो हमारी बॉडी में कुछ अमीनो एसिड होते हैं, कुछ फैट वगैरह होते हैं, तो इनसे भी शरीर क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। इनसे भी शरीर क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, अर्जेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है भैया, इमरजेंसी के टाइम पे अमीनो एसिड फैट से भी ग्लूकोज बना देता है। यहां से कोई दिक्कत, चलिए दो तीन चीजें हुई हैं, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो इन सबको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट काम क्या होता है लिवर का, नेक्स्ट काम होता है प्रोटीन, जो कि इसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनते हैं, उन एमिनो एसिड्स, प्रोटीन वगैरह का, अमीनो एसिड या प्रोटीन जो होते हैं उनकी सिंथेसिस, उनका बनाता भी है और उनको डिस्ट्रॉय भी करता है, उनका सिंथेसिस भी करता है और उनको डिस्ट्रॉय करके, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, विनाश कर देता है, और विनाश करके क्या बना देता है, अमोनिया, और भैया अमोनिया से क्या बना देता है, यूरिया, और यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देता है। तो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके बनाया अमोनिया, अमोनिया हमारे शरीर के लिए घातक होता है, तो उसे किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। दो तीन पेज बचे हैं, परेशान मत होना, बस खत्म सा होगा। चलिए यहां तक हो गया। तीसरी चीज, जब तक बोन मैरो नहीं बना होता है बच्चे में, जब तक जैसे 32 हफ्ते का जो चाइल्ड होता है ना, जो 32 हफ्ते का फीटस होता है, तो उसमें बोन मैरो नहीं होता, तो इसका एक काम आरबीसी का प्रोडक्शन भी है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसका उत्पादन भी करता है, जब तक कि बोन मैरो 32 हफ्ते के फीटस में नहीं बना होता।
ठीक है, जब तक 32 हफ्ते के बच्चे में बोन मेरो नहीं बना होता तब तक आरबीसी का उत्पादन भी, आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। जो ब्लड का क्लॉट होता है, ब्लड कोगुलेशन होता है, रक्त का थक्का जमना, क्या होता है? रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। जमने के लिए 2-3 फैक्टर होते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट। एक होता है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजन, और सेकंड होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है इसका नाम? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। दो होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, इनका उत्पादन करता है ब्लड कोगुलेशन। अगर ये नहीं होंगे, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा जिससे बाद में थ्रोम्बिन बनता है, तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का जमना, ब्लड कोगुलेशन, इसमें ये हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन। अब ये जो कोगुलेशन होता है हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है। भाई रक्त तो हमारे शरीर के अंदर भी बह रहा है, ऑक्सीजन वहां भी मौजूद है, हो सकता है रक्त का थक्का वहां जम जाए, तो एंटी प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक चीज भी छोड़ता है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, जिसे आप हेपेरिन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? हेपेरिन, HEPARIN, हेपेरिन। जैसे आप क्या कहते हैं? हेपेरिन भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन या हेपेरिन। ये शरीर में रक्त नहीं जमने देता, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट नहीं जमने देता शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर एंटी प्रोथ्रोम्बिन या हेपेरिन, और शरीर के बाहर जमने में कौन हेल्प करते हैं? फाइब्रिनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्लियर हो गया ना, आरबीसी का उत्पादन और ब्लड कोगुलेशन में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमते रहना, हेपेरिन या एंटी प्रोथ्रोम्बिन, और उसके बाद में क्या आ जाता है? फाइब्रिनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन। चलिए आगे बात करेंगे, आगे क्या जाता है हमारा। उसके बाद में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोपोइटिन, 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 जो हमारी बोन मेरो होता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। तो बोन मेरो से कितनी प्लेटलेट्स बने, बोन मेरो से कितनी प्लेटलेट्स बने, इसको नियंत्रित करता है। जो हमारा अस्थि मज्जा होता है ना, अस्थि मज्जा, वो कितनी प्लेटलेट बनाए, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नाम की भी एक सेल होती है ना, वो कितनी बने, उसे कौन कंट्रोल करता है? थ्रोम्बोपोइटिन। और ये भी कहां से निकलता है? लिवर से ही निकलता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं उनको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपको बताया था लो डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी वाला, ठीक है, वो भी यही होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ग्रोथ फैक्टर होते हैं बच्चों में, ग्रोथ फैक्टर 1 नाम की एक चीज होती है, हार्मोन होता है, ये भी कहां से निकलता है? लिवर से निकलता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जब भी आप कोई जहरीली वस्तु खाते हो, चाहे कोई भी खाओ, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, जब भी आप कोई जहरीली वस्तु खाते हो तो उसकी साफ सफाई कहां होती है? लिवर में होती है, विषैली वस्तु लिवर में। याद रखिएगा, जब आप किसी की जहर से मृत्यु होती है तो उसकी जो टेस्टिंग होती है किसकी की जाती है? लिवर की। जब भी किसी की जहर से मृत्यु होती है तो उसमें क्या चेक किया जाता है? यकृत नाम की चीज चेक की जाती है, क्योंकि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, और लिवर से पता लग जाता है कि बंदे ने कौन सा जहर खाया है। अमोनिया को यूरिन में तो तोड़ता ही है। तो ये तो हो गए इसके बहुत सारे काम, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, उनको तोड़ना, ब्लड कोगुलेशन वाली चीजें बनाना, बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाना। इसके अलावा ये कुछ चीजों को स्टोर करके भी रखता है, कुछ चीजों को जमा करके भी रखता है, या क्या कहूं, कुछ चीजों को स्टोर करके भी रखता है। तो स्टोर किस किस को करके रखता है? रख लो, ग्लूकोज को, ग्लूकोज को किसके रूप में स्टोर करके रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद में विटामिन ए,
1 से 2 महीने की खुराक, 1 से 2 मंथ की अवेलेबिलिटी। हमारे शरीर में अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं ना, तो हमारा लिवर होता है जो विटामिन ए को 1 से 2 महीने लेकर रखता है, 1 से 2 महीने रोककर रखता है। उसके बाद में तीसरी चीज क्या होती है, विटामिन डी, B12। विटामिन डी इसको रोक के रखता है 1 से 4 महीने। विटामिन B12 इसको 3 से 5 साल तक के लिए रोक सकता है, 3 से 5 साल तक की खुराक। और विटामिन के इसको भी, विटामिन के आयरन, कॉपर, इन सबको भी जमा करके रखता है। तो जो हमारा यकृत होता है ना, लिवर, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, विटामिन ए को 1 से 2 महीने की खुराक, विटामिन डी 1 से 4 महीने की, विटामिन B12 3 से 5 साल, और विटामिन के, आयरन और कॉपर वगैरह। ठीक है भैया, सही, इनको स्टोर करके रखता है। कुछ सीरम वगैरह भी प्रोड्यूस करता है, कुछ सीरम वगैरह भी प्रोड्यूस करता है, जैसे एल्बुमिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, एक सीरम, एक प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, सीरम जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिससे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव आयन वगैरह, कैल्शियम आयन वगैरह क्या होते हैं, इसके साथ कंबाइन करके चलते हैं। एल्बुमिन रक्त में पाया जाता है, वो भी कहां बनते हैं, लिवर में ही बनते हैं। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिवर का, वो है बाइल जूस को बनाता है। किसको बनाता है, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, पित्त रस, पित्त रस को बनाता है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है। लिवर की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ABCDE, ABCDE वायरस से होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से। और ये जो विटामिन, ये जो हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट भी होती है, यौन संबंधों से भी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, विटामिन, ये विटामिन बी नहीं, जो हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी होती है, वो यौन संबंधों से भी ट्रांसफर होती है। ABCDE 5 टाइप होते हैं। किससे होने वाली है, वायरस से। किसको इफेक्ट करती है, लिवर को इफेक्ट करती है। ठीक है, एक और बीमारी होती है जिसे आप जॉइंडिस बोलते हो। क्या बोलते हो, जॉइंडिस, शरीर पीला पड़ जाता है, इसे आप हिंदी में पीलिया कहते हो। तो देखो, जो हमारा बाइल जूस होता है ना, बाइल, लिवर में जब हमारी आरबीसी मर जाती हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो एक कंपोनेंट बनता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन। क्या नाम होता है भैया, बिलीरुबिन। जब हमारे शरीर में आरबीसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो स्प्लीन, दो जगह होती है, स्प्लीन और लिवर। हमारे शरीर में आरबीसी दो जगह मरती है, एक तो स्प्लीन और एक लिवर। तो आरबीसी के मरने के बाद में एक चीज बनती है, बिलीवर्डिन। क्या बनती है, बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन से क्या बनती है, बिलीरुबिन। क्या बनता है, बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो इसकी शरीर में ज्यादा मात्रा हो जाती है, जिससे में कौन सी बीमारी हो जाती है, पीलिया या जॉइंडिस। तो अच्छे से समझ लीजिए इसको, पीलिया या जॉइंडिस ये किसकी वजह से होती है, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन, जो कि पित्त रस के थ्रू, भाई जो लिवर होता है पित्त रस में मिला के बिलीरुबिन को बाहर भेज देता है शरीर से। नाम भी दिख रहा है, बिली, बाइल, मतलब बाइल जूस के साथ बनता कब है, जब स्प्लीन और लिवर, स्प्लीन को तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो भैया वहां पे जब आरबीसी मर जाती है, तो जो हीमोग्लोबिन वाला कंपोनेंट होता है उससे हीमे हटा दिया जाता है, जिससे बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन के बाद में क्या बन जाता है, बिलीरुबिन। और लिवर उसे बाइल जूस में मिला के शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन किसी कारण से जब ये शरीर में रुक जाता है, सफाई नहीं होती बिलीरुबिन की, तो हमें क्या हो जाती है, पीलिया नाम की बीमारी हो जाती है, जॉइंडिस नाम की बीमारी हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बाइल जूस। बस एक दो पेज बच रहे हैं, बाइल जूस और गॉल ब्लैडर, उसके बाद में क्या हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल जूस की बात करेंगे, पित्त रस 97% तो इसमें होता है पानी, 97% क्या होता है, जल।
वाटर। बाइल जूस का जो कंपोजिशन होता है 0.7% इसमें बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं जो कि इसेंशियल है चीजों के एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। बाइल सॉल्ट 0.2% के लगभग इसमें बिलीरुबिन भी पाया जाता है, बिलीरुबिन, ठीक है। और भैया 0.5% के इसमें फैट वगैरह या अदर चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है इसका लिपिड, फैट वगैरह अदर चीजें पाई जाती हैं। लगभग येलो टू ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, येलो डार्क ग्रीन से येलो कलर का होता है। स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। पित्त की थैली नाम की एक चीज होती है, वहां पे जाके क्या हो जाता है? पित्त की थैली। मतलब ये हमारा लिवर है, तो लिवर की छोटी सी एक थैली होती है, इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। होल मतलब खोखली होती है, इसके अंदर बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है। 97% जल होता है, 0.7% बाइल, 0.2% बिलीरुबिन और बाकी कुछ अदर चीजें इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। बाइल जूस, चलिए ये तो हो गया कंपोजिशन। इसके बाद में देखते हैं क्या आता है इसमें, इसका कार्य क्या क्या होते हैं, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फैट मॉलिक्यूल, फैट के जो कण होते हैं, इन कणों के अंदर सरफेस टेंशन कम कर देता है। क्या कर देता है? पृष्ठ तनाव कम कर देता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। और सरफेस टेंशन कम करने के कारण ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है। क्या कर देता है? फैट को इमल्सिफाई कर देता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है। और सरफेस टेंशन कम करके क्या बना देता है? माइसेल। जैसे आपने पढ़ा था डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर और साबुन वगैरह का काम क्या होता था? वो भी वाटर मॉलिक्यूल जो होते थे उनकी सरफेस टेंशन कम कर देती थी, जिससे पानी कपड़े के सही से अंदर चला जाता था। तो ये भी फैट को क्या कर देता है? इमल्सीकरण कर देता है उसका, और क्या बना देता है? माइसेल बना देता है। माइसेल जो होते हैं इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो फैट को पचाता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, इसको अच्छी तरीके से काम कर पाता है फैट के ऊपर। माइसेल बनने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जिससे जो लाइपेज होता है वो अपना कार्य अच्छे से कर पाता है, ठीक है भैया। सरफेस एरिया, फैट इमल्सिफाई करता है, माइसेल। सेकंड इसका काम जो होता है, सेकंड काम होता है कि एल्केलाइन जो काइम था, जो आपका काइम था पेट से जो निकला था, उसको क्षारीय बना देना। क्या बना देना? क्षारीय बना देना। दूसरा काम क्या होता है इसका? इसका पेट को जो होता है काइम आता है उसको क्षारीय बना देना। साथ साथ एक एंजाइम आपने सुना होगा कैटेलेज, एक एंजाइम होगा कैटेलेज। कैटेलेज भी इसी के अंदर पाया जाते हैं। एंजाइम होता है ना कैटेलेज, एक होता है कैटेलेज का काम क्या होता था? कैटेलेज एंजाइम का इसका काम क्या होता था बताना जरा। चौथी चीज, माइक्रोब्स को भी मारता है। कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं ना, इनको भी किल करता है, कीटाणुओं को भी मारने का कार्य करता है। फैट को इमल्सिफाई तो करता ही है, सरफेस टेंशन कम कर देता है, जिससे लाइपेज सही से अपना कार्य कर पाता है, ठीक है। चलिए आगे जो बात आ जाती है, माइक्रोब्स को किल कर देता है कैटेलेज एंजाइम। ये बेटा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती थी उसको बदलने के काम आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। माइक्रोब्स को किल कर देता है। और पांचवा काम क्या होता है? बिलीरुबिन को बाहर निकालता है। बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करता है, बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करता है, ठीक है। बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करता है। और दूसरी बात, एल्केलाइन तो होता ही है, काइम को एल्केलाइन तो बनाता ही है। चलिए ये हो गई क्लियर। ये हो गया बाइल जूस। बाइल जूस का पीएच एल्केलाइन होता है 8 के लगभग, 8.5 के लगभग। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। जॉइंटिस का कलर जो होता है, जॉइंटिस में जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से, बिलीरुबिन की वजह से। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा मलमूत्र होता है,
इसका जो रंग होता है, जो ब्राउन कलर सा होता है, वो होता है स्टीरोकोबिलिन। इसी का एक रूप होता है स्टीरोकोबिलिन। जो हमारे मलमूत्र का ब्राउन रंग होता है वो भी किसकी वजह से होता है? स्टीरोकोबिलिन, बिलीरुबिन का एक हिस्सा होता है स्टीरोकोबिलिन। जब पित्त रस से वो निकल जाते हैं, बाइल सॉल्ट, तो क्या बचता है? स्टीरोकोबिलिन। ठीक है भैया, चलिए जॉइंटिस का कलर ये तो हो ही गया। आगे बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर की। अंतिम रह गया बस गॉल ब्लैडर। और यूरिन का तो आपको पता ही है, यूरोक्रोम करके एक चीज होती है, उसकी वजह से स्टीरोकोबिलिन। नेक्स्ट आ जाता है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, पित्त की थैली फोटो डाल दूंगा। एक खोखला ऑर्गन होता है जो लिवर से इसको जोड़ती है, ग्लैंड, ये मतलब इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन, ये क्वेश्चन आता है हेपेटिक डक्ट कि गॉल ब्लैडर लिवर से किससे जुड़ा रहता है। ये जो गॉल ब्लैडर है ना, ये लिवर से किससे जुड़ा रहता है? तो ये होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इससे जो एक नली निकली होती है जो ड्यूडेनम में आती है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, ये जो गॉल ब्लैडर होता है भैया, इसमें छोटी छोटी स्टोन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्टोन्स बन जाते हैं, जिसे आप पथरी बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसे आप पथरी बोलते हो। ठीक है, पथरी। तो पथरी क्या होती है? कैल्शियम और बिलीरुबिन, कैल्शियम और बिलीरुबिन ये सैचुरेट हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, या कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल। तो आपके गॉल ब्लैडर होते हैं ना, पित्त की थैली में पथरी है, पथरी बोलते हैं ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह जो होते हैं। तो कैल्शियम और बिलीरुबिन वगैरह जो होते हैं वो, बेटा कैल्शियम ऑक्जेलेट तो ये किडनी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मिलनी होती है पित्त की थैली में, वो कौन सी होती है? गॉल ब्लैडर, जिसे गॉल स्टोन बोलते हैं, पित्त की थैली की पथरी। कैल्शियम और बिलीरुबिन या कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। इसके बारे में दो चीज और है कि इस गॉल ब्लैडर से कब निकले बाइल जूस, बाइल जूस निकले कब? तो इसको एक हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है, इसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को कि भैया कब आपको बाइल जूस निकालना है। कोलिसिस्टोकाइनिन जब हमारे ड्यूडेनम में खाना आ जाता है ना, तब ये हार्मोन इसको बाइल जूस निकालने का ऑर्डर देता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। और अगर किसी वजह से शरीर से आपको गॉल ब्लैडर बाहर निकालना है, तो वो जो सर्जरी होती है उसका नाम होता है कोलिसिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी, ठीक है, ये होती है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकालना, अगर पथरी वगैरह ज्यादा हो गई है इसके यहीं पे, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? कोलिसिस्टेक्टोमी, जो सर्जरी होगी। और कोलिसिस्टोकाइनिन वो हार्मोन होता है जो बाइल जूस कितना निकले और कब निकले इसको कंट्रोल करता है। ठीक है भैया, तो ये हो गई सारी की सारी बातें। अभी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको मजा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिंदगी में कि वो रोएंगे अच्छे से बैठ के कि भाई जब हम मजे कर रहे थे और आज देखो आज हम किस हालत में हैं। तो पढ़ते में जिसने मजे किए हैं ना, उसका कोई भला नहीं हुआ आज तक। चलिए, अब आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं आएगा, सारी की सारी चीजें हो गई हैं। रात को 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग मैराथन, या एक बार मैं उस पर डाल दूंगा कम्युनिटी पे, मैराथन का टाइम डाल दूंगा, मैराथन टाइमिंग कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, कम्युनिटी पे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं या कहीं भी दोस्त हैं तो आप शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, सुबह वाली जो क्लास होगी, और इसको थोड़ा सा और लंबी करूंगा, 1.5 घंटे की नहीं, इसको 2 से 3 घंटे की, जिससे कि 31 जुलाई तक आपका इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा। तो कल से ज्यादातर किताबी चीजें पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगा।
H2O2 को कैटेलिस नाम का एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है, वरना हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होती है। कम्युनिटी पे डाल दूंगा। मैराथन क्लास में कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस भी, जो जो इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स में, ठीक है, मैकेनिक्स होगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री का होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और बायोलॉजी की होगी सेल, बायो तो मैं करा रहा हूं, वैसे बायोलॉजी का चैप्टर होगा सेल। तीनों के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, फिजिक्स का मैकेनिक्स, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर और बायो का सेल, और जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया वो सब, डाइजेशन वगैरह सारी की सारी चीजें, बहुत सारा करा दिया है। 20 क्लास हो गई है, ऐसा मत समझना। और कम्युनिटी की टाइमिंग मैराथन पे कर दूंगा। सारे के सारे करंट अफेयर में परीक्षागढ़ जो अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है उस पे डाल रहा हूं, तो वहां से आप पढ़ते रहना। और भी जो कुछ आपकी कामयाब की चीज मिलेगी उसे मैं वहां पर डाल दूंगा। इसकी टाइमिंग में कम्युनिटी पे डाल दूंगा, ठीक है भैया। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर किया करो, इतने कम लोग आते हो, उसमें भी कुछ मंगल ग्रह से आ जाते हैं, तो आप लोग उनकी टेंशन मत लिया करो, ठीक है भैया। ग्रुप परीक्षागढ़ है टेलीग्राम पे, जिसमें 21,000 से ज्यादा लोग हैं, इस वाले को ज्वाइन करना। 21,000 प्लस मेंबर्स है। क्लास के टाइम में बता दूंगा, आप लोग लेट आते हो, 100-150 लोग देख रहे थे, शर्म भी आती है कभी कभी तो इतनी मेहनत करके भी पढ़ाने में, कि या तो आपको समझ में नहीं आ रहा या आप पढ़ना नहीं चाहते उतना। फिर मैं भी उन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाऊं जैसे दुनिया करा रही है। इतनी मेहनत की है यहाँ तक आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट लेके, और जब आप लोग ऐसा करते हो ना कि जहाँ अच्छाई दिखती है, बड़ा बड़ा लाइट, तो आप लोग भागते हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार, बुरा नहीं लगता, मतलब आपकी पढ़ाई की चीज है, जहाँ आपका ये फ्यूचर का सवाल है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इतने मतलब ही हो ना। 12 बजे अब क्लास नहीं होगी ये वाली, अब रात में होगी। चलो ठीक है, फिर अब ये चीज आपकी समझ में आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसने अभी भी वो एएलपी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, एएलपी ग्रुप डी बहुत ही सस्ती चल रही है, ले लो और डेली टेस्ट लगाओ। ज्यादा नहीं है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा, ठीक है। ये डिस्काउंट के साथ है, इसको ले लो भैया। डेली 1-1, 2-2 टेस्ट लगाओ, जिससे कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा और अच्छा बढ़ जाए। ग्रेड अप किया ये, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा और अच्छा हो जाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, तो शुभकामनाएं हैं मेरी, पेपर अच्छा जाएगा। बस आप लोग रिवीजन में कमी मत छोड़ना। 15-16 घंटे की जो कल स्ट्रेटेजी बताई थी उसे दोबारा देख लो और अच्छे से पढ़ लो। बस 15 दिन की बात है, उसके बाद में भैया 195 रुपए की है शायद, या 100 रुपए की बता रहा था कोई बच्चा तो, और 20 टेस्ट है। 10 रुपए का एक टेस्ट पड़ रहा है, तुरंत ले लो अच्छे से। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनकी रिवीजन क्लास ले दूंगा। प्लीज, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं लिंक, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छे क्वेश्चन है। बस मैं इतना कहूंगा, ज्यादा मैं आपको लालच नहीं दूंगा। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा और आप थोड़े से इसमें बेहतरी कर पाओगे, इतना मुझे पता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं रात को मैराथन क्लास में आरआरबी की, और 12 बजे आएगी एफकेट वगैरह की स्ट्रेटेजी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। ये मिक्स है, आरआरबी वाली भी है उसमें, आरआरबी वाली भी है उसमें, ठीक है। उसमें आरआरबी वाली भी है। 40 टेस्ट है बाबू, 40 टेस्ट 245, 5 रुपए का एक पड़ा, तो ले लीजिए, वो तो वहां भी आपको चलेगा, ग्रुप डी में काम आएगा, ठीक है ना। जरूर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।